नोटबंदी पर सियासत तो चरम पर है ही, साथ ही साथ देश में इन दिनों तारीफ की राजनीति भी चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार ने नोटबंदी पर पीएम को समर्थन दिया और साथ ही बंद से जेडीयू की दूरी की भी घोषणा कर दी, तो इसी दौरान बेंगलोर में एक सभा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश कुमार की तारीफ कर। कहते हैं कि सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन। अपने परंपरागत दुश्मन लालू यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को देखा। कहते हैं कि सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन। अपने परंपरागत दुश्मन लालू यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी। तो अब जिन नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, आज नोटबंदी को लेकर के उनके साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। और भारत बंद जो कि विपक्ष के द्वारा बुलाया गया है, उसका नीतीश कुमार विरोध तो कर ही रहे हैं दबे स्वर में, साथ ही साथ उसको बॉयकॉट करने की भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार की नोटबंदी की तारीफ की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आने लगी है। बेंगलोर में एक सभा के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी। अब इस तारीफ के मायने क्या निकाले जाएं, ये तो आप खुद ही समझ लीजिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है उसका समर्थन किया है। पहले मुलाकात की अफवाह और उसके बाद अब तारीफ की राजनीति। हालांकि इसके मायने निकालना फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो जरूर लगेगी। पीएम मोदी ने 26वीं बार रेडियो पर मन की बात की। पीएम मोदी ने इस मन की बात में नोटबंदी का जिक्र किया। मोदी का कहना है कि नोटबंदी एक ऐतिहासिक कदम है और इससे आने वाले वक्त में लोगों को फायदा होगा। पीएम ने नोटबंदी के फैसले को कामयाब बनाने के लिए देश के युवाओं से आगे आने की अपील की है। पीएम ने कहा कि युवाओं के सहयोग से नोटबंदी का फैसला कामयाब होगा। अपने 40 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा कि 70 साल से हम बीमारियों से जूझ रहे हैं। नोटबंदी का फैसला सामान्य नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। पूरा विश्व देख रहा है कि 125 करोड़ देशवासी कठिनाइयां झेलकर भी सफलता प्राप्त करेंगे क्या। नोटबंदी के फैसले के बाद हालात सामान्य होने में 50 दिन लगेंगे। कुछ लोग नोटबंदी के बाद गरीबों के खाते का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कहते थे कि 500 पर और विस्तार से बातें करें। वैसे 8 नवंबर रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए देश में सुधार लाने के एक महाअभियान का आरंभ करने की मैंने चर्चा की थी। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे, ये काले धन, ये बेहिसाबी पैसे, ये बेनामी पैसे, कोई न कोई रास्ता खोज करके व्यवस्था में फिर से ला दो। वो अपने पैसे बचाने के फिराक में गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। दुख की बात यह है कि इसमें भी उन्होंने गरीबों का उपयोग करने का रास्ता चुनने का पसंद किया है। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से अपील की कि वो रोजाना कम से कम 10 परिवारों को तकनीकी की जानकारी दें। और पीएम मोदी ने ये भी कहा कि नोटबंदी का अभियान देश से काले धन पर लगाम लगाने के लिए चलाया गया है। नोटबंदी पर विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है। 28 नवंबर को विपक्ष द्वारा बुलाए गए भारत बंद को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को बंद से अलग रखा है। नोटबंदी पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटी तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी की कोशिश को झटका लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने विपक्ष के बंद से अपनी पार्टी को अलग कर दिया है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो नोटबंदी के विरोध में किसी धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेगी। सोमवार को विपक्षी दलों ने नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया है। नीतीश के इस फैसले के बाद बिहार में महागठबंधन में शामिल दूसरे दलों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। मैं समझता हूँ ये विपक्षी दलों का ही आक्रोश दिवस का कॉल नहीं है, ये जनता के जनाक्रोश के प्रस्फुटन का एक दिन तय किया गया है। बाकी तो भी आने वाले महीने और बहुत कुछ बताएंगे सरकार के 5 दिनों की दूसरी।
बिहार में नीतीश के साथ सरकार चला रही है। आरजेडी का कहना है कि वो भारत बंद के दौरान समर्थन या विरोध के बजाय खुद सड़क पर उतरेगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो सरकार के इस फैसले के खिलाफ है वो काले धन के समर्थकों के साथ है। भले ही देश भर में 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद काले धन रखने वाले का चेहरा काला पड़ गया हो, लेकिन कई वर्ग ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। पटना के गंगा किनारे रहने वाले अति पिछड़ा दलित महादलित परिवारों के लोग फैसले से जहां नोटबंदी से पहले बाजारों में गरीब और पिछड़े तबके के लोग महंगाई के चलते मायूस थे, वहीं नोटबंदी के बाद इनके चेहरे पर खुशी छाई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना से सटे दियारा क्षेत्र की, जहां गंगा किनारे बसे अति पिछड़ा दलित महादलित परिवार पर नोटबंदी का असर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री के फैसले से ये लोग काफी खुश हैं। वहीं घर के अहाते में धूप में बैठी लीलावती देवी का कहना है कि नोटबंदी से बाजारों में सब्जी और सामान जरूर सस्ते हो गए हैं। ऐसी राय केवल एक लोगों की नहीं बल्कि इलाके के आम लोगों की भी है। लोगों ने इसे गरीबी को राहत देने वाला फैसला बताया। जो ज्यादा काला धन रखा है उन लोग की दिक्कत, हम लोग क्या दिक्कत है? अब रोजगार पर कमा रहे खा रहे हैं। अच्छा, हम लोग मानते हैं यार का कि बढ़िया किया है। हाँ, बढ़िया हुआ है, सब बढ़िया हुआ है, सब सस्ता हुआ है। हाँ हाँ, माहौल ठीक है। नोटबंदी से हम लोग बहुत खुशी हैं। हम लोग के पास हाल ही नहीं नोट की, लेकिन हम लोग भजाए नहीं, हम लोग को कुछ नहीं दिक्कत है। हम लोग के तो रोजा रोटी कमाएंगे तो मिलेगा तो खाएंगे, या नहीं तो अपन ताकते। दिक्कत है जिस पैसा धारा हुआ है उसको लोग के दिक्कत है, तब हम लोग के कहाँ से दिक्कत है? हम लोग के पैसा है कि दिक्कत है कि आज भजाने पड़ेगा, भजाने पड़ेगा। विपक्षी दल भले ही प्रधानमंत्री के इस फैसले को गलत ठहरा रहे हो, लेकिन आम लोग इसे राहत से भरा कदम बता रहे हैं। ऐसे में 28 नवंबर को विपक्ष का बंद का फैसला कहीं न कहीं आम लोगों को मुसीबत में डालने की है। देश में नोटबंदी को लेकर लोगों में काफी खुशी है, वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। 28 नवंबर को देश भर में बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन पटना में AITUC बच्चों की मदद ले रहा है पोस्टर बैनर लगाने में। ये तस्वीर है पटना के मुख्य मार्ग की, जहां बच्चे बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। दरअसल 28 नवंबर को विपक्षी दलों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें AITUC भी शामिल है। AITUC हमेशा बाल श्रम कानून और गरीबों के हक की लड़ाई की बात करती है, लेकिन ये तस्वीर उनके वादे और इरादे की असली हकीकत को खुद बयां कर रही है। अब जरा इन मासूमों को ही देखिए, जिन्हें बैनर पोस्टर के काम में लगाया गया है। बच्चों को ये भी पता नहीं कि आखिर झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें तो बस खाना पीना चाहिए, तो नेताजी ने लगा दिया बैनर पोस्टर के काम में। जब इस मामले पर नेताजी से बात की गई तो उनका जवाब भी आप सुन लीजिए। रैली है 28 तारीख को, इसलिए कहाँ रैली? अभी नहीं जानते किस लिए रैली है, लेकिन बोले रैली है इसलिए कर देने के लिए कर। क्या सब काम करने के बाद क्या होगा? काम करने के बाद अपने अपना घर जाएंगे। इसलिए तो हमें नहीं पता है, लेकिन सर बोले तो रैली निकलेगा इसलिए झंडा लग रहा है। तुम ठेला चला रहे? हाँ, क्योंकि मेरे अंकल लगते हैं, हम लोग को बोले हैं कि ठेला लेके चलने के लिए। सर लेकिन ये आप मत सोचिए कि हम लोग बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो खुद अपना मन से तैयार हो गया कि अंकल हम भी चलेंगे। चलो, घूमने फिरने का है, कोई काम तो है नहीं, करने वाले हम लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं, वो लोग अपना मन से जा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि नोटबंदी के नाम पर AITUC दिखाना क्या चाहती है। क्या अपने उद्देश्य के लिए इन मासूम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना जायज है? झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने साइकोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत की है। पुलिस ने पर्चा युद्ध शुरू किया है। 20 अलग अलग तरह के पर्चे पुलिस ने तैयार किए हैं, जिसे नक्सल प्रभावित इलाकों में बांटा जा रहा है।
झारखंड में सक्रिय नक्सलियों के खिलाफ पुलिस अब साइकोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक करने में जुटी है। पुलिस टॉप इनामी हार्डकोर नक्सलियों का पोस्टर और फोटो ग्रामीणों को दिखा रही है और उन्हें गिरफ्तार करवाने में सहयोग मांग रही है। नक्सलियों पर जो इनाम की राशि होगी वो भी ग्रामीणों को दिया जाएगा। डीजीपी डीके पांडे के पहल पर सारंडा, सरयू, कुंदा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, जमशेदपुर, चाईबासा और सिमडेगा में इसकी शुरुआत हुई है, जिसका मकसद नक्सलियों पर नकेल कसना है। खासतौर पर जो दुर्दांत उग्रवादी हैं, जो इनामी हैं, करोड़ों के अजंता इनाम, वैसे लोगों को जनता के जहन में लाते हैं कि अगर इनको आप गिरफ्तार करवाते हैं तो आपको इनके जो भी इनाम की राशि है वो आपकी होगी, और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो ये पोस्टर कैंपेन हम लोग चला रहे हैं। ग्रामीणों के सहयोग करने और उनसे मिलने वाले मदद से पुलिस को बड़ा फायदा होगा। पुलिस को भी उम्मीद है कि ग्रामीण उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। बिहार सरकार को कोर्ट में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हार को बिहार सरकार अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब बिहार सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए सरकारी वकीलों का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। इसको लेकर कानून मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का साफ कहना है कि अब वो सभी जिलों में जाकर समीक्षा करेंगे और जिन सरकारी वकीलों का परफॉर्मेंस खराब होगा वो नप जाएंगे। कि सरकार मुकदमे हार जाती है, सरकार मुकदमे जीतती है, ऐसा प्रश्न होता है, बहुत कम जीत पाती है। तो भाई क्या कारण है, ये इस पर हमने सोचा, गौर किया कि क्यों ऐसा, क्या बात है। हो सकता है वकील, हमारे जो सरकारी वकील हैं, एपीपी हैं, पीपी हैं, उनकी भी कुछ परेशानियां होगी, कठिनाइयां होगी, समय पर साक्ष्य नहीं उनका मिलता होगा, या और क्या क्या है। तो हम चाहते हैं कि हर जिले में हम जा करके जो हमारे सरकारी अधिवक्ता, पीपी और एपीपी, जीपी, एजीपी जो भी लोग हैं, सबके साथ प्लस जिले के जो पदाधिकारी हैं, एसपी जी, इनके साथ हम अनिवार्य रूप से हर जिले में एक बैठक कर लें। जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कानून मंत्री का कहना है कि अब वकीलों पर ध्यान दिया जाएगा कि पूरे साल में उन्होंने कितना काम किया है, जिसके आधार पर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। धनबाद के पीके राय मेमोरियल कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच जमकर मारपीट हुई। बोगस वोटिंग को लेकर के एबीपी और जनशक्ति संघ के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत से एबीपी के महामंत्री अनिलेश का सिर फट गया। रंग का मैदान बने इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें धनबाद के पीके राय कॉलेज की है, जहां छात्र संगठन के चुनाव के दौरान दो छात्र संघ के सदस्यों के बीच भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और दोनों संघ के सदस्यों के बीच मारपीट हो गई। एक गुट दूसरे गुट के सदस्यों की पिटाई करने लगा और दूसरे गुट ने भी जवाबी हमला बोल दिया। एबीवीपी और जनसंघ शक्ति के सदस्यों के बीच हुई इस मारपीट में एबीवीपी के महामंत्री अनिलेश का सिर फट गया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिसकर्मी हरकत में आए और छात्रों को तितर बितर करने में जुट गए। कॉलेज में भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में स्थिति नियंत्रण में हो गई। पूरा मामला बोगस वोटिंग का था। छात्रों के बीच हिंसा की ये घटना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि अनुशासन और आदर्श के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात करने वाले ये छात्र आपस में बात बात पर क्यों लड़ने में उतारू हो जाते हैं। सुपौल जिले के गढ़बड़ुआरी रेलवे स्टेशन पर आज सहरसा खरबिटिया सवारी गाड़ी को रोककर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। कुछ दिन पहले यहां अपराधियों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी थी। इसी घटना के विरोध में गोलबंद हुए परिजन और बड़ुआरी के हजारों नागरिकों ने रेल को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि घटना को लेकर सहरसा के बीड़ा थाना की पुलिस स्थिरता बरत रही है। एक अपराधी को परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बावजूद पुलिस मुख्य अपराध कर्मी सहित 3 अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। रेल पटरी पर आगजनी और प्रदर्शन की सूचना पाकर जब सुपौल मुख्यालय से सैकड़ों पुलिस बल के साथ सदर डीएसपी बीना कुमारी पहुंची तो आक्रोशित लोग और उग्र हो गए। सुपौल डीएसपी और सदर थाना की पुलिस के लाख समझाने और आश्वासन के बावजूद ग्रामीण प्रदर्शन करते रहे। सीतामढ़ी का डुमरा रेलवे स्टेशन अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है।
12 अप्रैल 2011 को पूर्व सांसद अर्जुन राय ने इसे हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन महज 5 साल में ही यहाँ आने में यात्रियों को डर लगने लगा है। अंधेरे से घिरा ये है सीतामढ़ी जिला मुख्यालय स्थित डुमरा रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी सिर्फ एक कर्मचारी के जिम्मे है। स्टेशन पर न सुरक्षा के इंतजाम है और न ही कोई जीआरपी का जवान। यहाँ काम करने वाले इकलौते कर्मी का मानना है कि इस हालात में यहाँ काम करने में डर लगने लगा है। सीतामढ़ी जिला भारत नेपाल की खुली सीमा पर स्थित है। इस जिले को नक्सल प्रभावित भी घोषित किया जा चुका है। 1 महीने के अंदर स्टेशन के पास से 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। पूरे स्टेशन पर अकेला स्टाफ है और कोई कोई नहीं सुरक्षा का कोई नहीं। हाँ कोई नहीं। तो आप लोग डर नहीं लगता है? मतलब कभी भी कोई ड्यूटी करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो दिया गया है डर है कि नहीं? मन में तो बना रहता है, लेकिन ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो रात का समय है, मेरा घर बगल में है, तो तो नजदीक होने के पर भी इस पर कोई आना नहीं चाहता है। ट्रेन पकड़ने के लिए सीतामढ़ी जाना पड़ता है। दिन में भी यहाँ कोई ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं आता है, क्या कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ है ही नहीं यहाँ पर। न जीआरपीएफ है, न पुलिस वाला, कुछ नहीं है यहाँ पर। हम भी आए हैं तो डर लग रहा है कि जो क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। सामरिक दृष्टिकोण से भी अति महत्व वाले इस स्टेशन में इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। जरूरत है कि वक्त रहते संभल जाया जाए, जिससे हालात बिगड़ने न पाएं। गिरिडीह के बेकुलालपुर गांव का हर चेहरा परेशान है और वो सहमा हुआ है, क्योंकि जब वो आते हैं तो पूरे गांव में हलचल सी मच जाती है। ये दहशत है हाथियों के आतंक का, जो जंगल छोड़ गांव में घुस गए। हाथियों के झुंड ने एक शख्स की जान ली है, लिहाजा इनके दहशत से लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, जिसे इंसान ने जंगल से विदा कर दिया। उसके खौफ ने अब लोगों को बेघर कर दिया है, लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। हाथियों के झुंड ने दहशत की ऐसी लकीर खींच दी है कि कोई भी शख्स इस लकीर को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वजह ये तस्वीर है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर हाथियों के झुंड ने इस शख्स को पटक पटक कर मार दिया। गजराज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दरअसल इंसान का लालच जानवरों पर भारी पड़ गया। लगातार जंगलों का दायरा सिमटता जा रहा है। जिस जंगल में जानवर खुलेआम घूमते थे, वहाँ उनके लिए जगह कम पड़ गई है। खाने के लाले पड़ गए हैं, लिहाजा उनके निशाने में आ गए हैं आसपास के इलाके, और उन्होंने इंसानी मान में घुसकर इंसान को ललकारना शुरू कर दिया है। गिरिडीह की ये तस्वीर एक बानगी है। यहाँ अब तक 12 से ज्यादा लोगों को हाथियों ने मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा वन विभाग के सामने अब चुनौती है कि इन हाथियों के आतंक से कैसे निपटा जा सके। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने पलामू दौरे के दौरान राज्य के साथ साथ जिले को भी कई सौगात दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 4000 करोड़ रुपए के कई योजनाओं का अलग अलग शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पलामू से राज्य को कई बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहाँ योजनाओं की ऑनलाइन शुरुआत भी की, जिसमें पथ निर्माण, पुल निर्माण के साथ नई सड़कों के बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने झारखंड को विकास के ऊंचे पायदान पर पहुंचाने के लिए अगले वर्ष और भी योजनाओं को शुरू करने की बात कही है, ताकि राज्य के साथ साथ पलामू जिले का तेज गति से विकास हो सके। पूरे राज्य में आज एक साथ 55 पथ एवं 13 पुल का शिलान्यास तथा 25 पथ और 45 पुल के लोकार्पण। लंबी परियोजना के भी शुरुआत मार्च महीने में हम करेंगे, ताकि हमारे इस पलामू गढ़वा को अकाल का सामना न करना पड़े। हर गांव तक सिंचाई की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। ये योजना पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने CNT और SPT एक्ट का भी जिक्र किया और इसे आदिवासियों के लिए हितकर बताया।
सोनपुर में एक रईस परिवार पिछले कई दशकों से मुर्गों की लड़ाई देखने और लड़ाने का शौक कुछ इस कदर रखता है कि देश के जिस किसी भी हिस्से में मुर्गों की लड़ाई की प्रतियोगिता होती है वो वहां पहुंच जाता है। निजामों और नवाबों के शौक की तरह हैदराबाद शहर के मुर्गों की लड़ाई देखने का शौक बिहार के लोगों में भी कम नहीं है। सोनपुर में भी एक रईस परिवार कुछ इसी तरह का शौक रखता है। हालांकि यह परिवार साल में कुछ दिन ही सोनपुर में अपने घर पर बिताता है। फिलहाल यहाँ सोनपुर मेला लगा हुआ है, इसलिए ये परिवार यहाँ आया हुआ है। मगर ये लोग जहाँ भी जाते हैं अपने साथ इन मुर्गों को ले जाना नहीं भूलते। इन विशेष प्रजाति के हैदराबादी मुर्गों के मालिक का कहना है कि सालों भर हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। मुर्गा लड़ाना हमारा शौक है। बंगाल में फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच इसकी प्रतियोगिता होती है, जिसमें हम प्रत्येक वर्ष मुर्गा को लेकर जाते हैं और शील्ड भी जीत कर लाते हैं। ये मोस्टली साउथ इंडिया का ब्रीड है, हैदराबाद ग्रास लड़ने के लिए काम नहीं आता है। लड़ाई का ही मेन काम इसका लड़ाई है। तो कितने मुर्गा है आपके पास लड़ाई वाला? हमारे पास कम से कम 15-16 है। अच्छा, तो क्या विशेष आयोजन पे इसको आप लोग दिखाते हैं या सोनपुर मेला में दिखाते? नहीं, तो हम शौक से रखे हैं। दुनिया में शौक भी अजीब चीज है। कोई खाने का शौक रखता है तो कोई घूमने का, कोई खेलने का शौक रखता है तो कोई खिलाने का। दुनिया चांद पर पहुंच गया, लेकिन सोनपुर का एक परिवार मुर्गा लड़ाने का अजीब शौक पाले हुए है। अधिकारियों और बिचौलियों की साठगांठ से आदिवासियों की सिर पर छत नहीं बन पा रही है। इस हकीकत का पर्दाफाश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 से हुआ। गरीब आदिवासियों को राजमहल प्रखंड में सताया जा रहा है। कार्तिक गांव के करीब 100 परिवार हैं, जिन्हें इंदिरा आवास के पैसे के आवंटन में जबरन 10,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर मुकदमा ठोक दिया गया है। ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि गांव के मुखिया बबीता देवी और गांव के ही बिचौलिया मनोज साहा ने इनसे इंदिरा आवास के नाम पर 10,000 रुपए लिए हैं। खाते में इंदिरा आवास के पैसे नहीं आए तो सवाल करने पर समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया गया। एक शख्स ने हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत की, जिसके बाद कागजी कार्रवाई का पर्दाफाश हुआ। पीड़ित ग्रामीण ने शिकायत पर तत्कालीन उपायुक्त उमेश प्रसाद सिंह ने दोषियों के खिलाफ वीडियो विजय सोनी को केस दर्ज करने का आदेश दिया है, लेकिन आदेश जारी नहीं होने के बाद बिचौलियों ने उल्टा इंदिरा आवास के लाभुकों पर राजमहल कोर्ट में झूठे केस दर्ज करवा दिए। तीनों ने मिलकर 10-10 हजार रुपया लिया। जब इन लोगों ने शिकायत किया मुखिया के पास, तो मुखिया कहती है हाँ 10,000 रुपया लगता है ब्लॉक में। अरे बात बोला, अभी तक इंदिरा सभी बहुत ऐसे इंदिरा आवास अभी तक उसको घर फाइनल हो गया, अभी तक इंदिरा आवास का पेमेंट नहीं हुआ। वीडियो सब बोलते हम लोग प्रत्येक बैठक में बोलते हम लोग थक गए हैं, इसका कोई कार्रवाई नहीं करता। राजमहल प्रखंड के मुखिया बेतौर पेशगी 10,000 रुपया नहीं देने पर लाभुकों को झूठे केस में फंसाने का आरोप है, जिसमें मददगार अजीत शाह को भी अभियुक्त बनाया गया है। इस केस में फंसे अधूरे छत की भी उम्मीद आदिवासियों ने छोड़ दी है। गया के ब्रह्म योनी पहाड़ से खिसके चट्टान को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ इस चट्टान को तोड़ने के लिए कोलकाता की एक कंपनी को लगाया गया है। चट्टान को तोड़ने के लिए 21 छेद किए गए, जिसमें बारूद भरे गए। ब्रह्मयोनी पहाड़ का ये 30 टन का टुकड़ा गया के लोगों के लिए मुसीबत बन गया था। जुलाई से अब तक चट्टान के आसपास बसे लोग खौफ के साए में रहने को मजबूर थे और लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए चट्टान को विस्फोट कर तोड़ा गया। इस चट्टान को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अभी कई बार विस्फोट किया जाएगा, लोगों को कोई खतरा न हो, इसके लिए चट्टान को जाली से घेरा गया है। साथ ही आसपास की जगह खाली कराई गई है। जी पुरवैया ने इस खतरे को सबसे पहले दिखाया, जिसके बाद 8 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया आए थे और चट्टान का जायजा लिया और लोगों को खतरे से आगाह भी किया था। अभी तो न बाकी, अभी इसको जनना है जो क्रैक है इसको हटा देंगे, उसके बाद में फिर इंडोक्रेट करेंगे। ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज है और ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा। यह जब पत्थर और खिसकेगा तो किधर की ओर लुढ़केगा यह अभी कोई नहीं जानता। जी पुरवैया की खबर और सीएम की पहल के बाद चट्टान को तोड़ने के लिए कोलकाता से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। 30,000 टन वाले इस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे।
नोटबंदी की बिसात पर सियासत की